हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य सोपान हिंदी पर। हम यूजीसी नेट पेपर 1 की पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड को विद कंसेप्ट और एग्जाम्पल कर रहे हैं। अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में शिक्षण की अवधारणा और चरों के बारे में पढ़ा और दूसरी वीडियो में हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा और शिक्षण के स्तर के बारे में पढ़ा। आज हम सबसे पहले हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। हर्बर्ट ने माना कि स्मृति स्तर पर छात्र के दिमाग में ज्ञान को व्यवस्थित रूप से बिठाने के लिए शिक्षक को इन 5 चरणों से होकर गुजर। सबसे पहला स्तर है प्रस्तावना या तैयारी। यह शिक्षण का सबसे पहला चरण है। इसमें शिक्षक सीधे मुख्य पाठ पढ़ाना शुरू नहीं करता, बल्कि कक्षा का वातावरण ऐसा बनाता है जिससे छात्र सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचना और उसे आज पढ़ाए जाने वाले नवीन ज्ञान से जोड़ना है। इसके लिए शिक्षक छात्रों से कुछ सरल और उनके जीवन से जुड़े हुए शुरुआती प्रश्न पूछता है। यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले टीचर होता है जो स्टूडेंट को पहले मेंटली प्रिपेयर करता है कि हमें आज करना क्या है, और साथ ही बच्चों को पहले से उस टॉपिक के बारे में कितना पता है, टीचर उसको भी चेक जानने का प्रयास करता है। पूर्व ज्ञान को जांचना और उसे पढ़ाए जाने वाले नवीन ज्ञान से जोड़ना। इसके लिए छात्र शिक्षा, ये तो हमने कर चुकी। अब व्यवहारिक उदाहरण। शिक्षक को आज कक्षा में सूरदास के पद पढ़ाने हैं। वह कक्षा में आते ही सीधा कविता नहीं पढ़ाएगा, बल्कि वह छात्र से पूछेगा कि बच्चों, क्या आप भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में जानते हैं? क्या आपने टीवी पर कृष्णा सीरियल देखा है? जब बच्चे कहेंगे हाँ, तब शिक्षक कहेगा आज हम कृष्ण के इन्हीं रूपों पर सूरदास द्वारा लिखी कविता पढ़ेंगे। तो एक तरीके से जो टीचर है वो स्टूडेंट को पहले मेंटली प्रिपेयर कर रहा है और पूर्व ज्ञान की जांच कर रहा है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना के तुरंत बाद शिक्षक मुख्य पाठ की घोषणा करता है और नवीन ज्ञान को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, जिसे उद्देश्य कथन भी कहते हैं। इस चरण में शिक्षक सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। वह विषय वस्तु को बहुत ही सरल, स्पष्ट और क्रमबद्ध तरीके से छात्रों के सामने रखता है। यहाँ शिक्षक का पूरा जोर इस बात पर होता है कि छात्र तथ्यों को ध्यान से सुने और उन्हें ग्रहण करें। इसका एक उदाहरण है, शिक्षक अब ब्लैक बोर्ड पर सूरदास की पंक्तियाँ लिखता है। उसके बाद वह ऊंची और स्पष्ट आवाज में कविता का पाठ कराता है, यानी एक तरीके से उसका सीधा और सरल शाब्दिक अर्थ बताता है। यहाँ जो टीचर है वो स्टूडेंट को नवीन ज्ञान प्रदान करता है। अगला है तुलना या संबंध बनाना। इस चरण में शिक्षक छात्रों के सामने प्रस्तुत किए गए नए तथ्यों की तुलना उनके पुराने अनुभवों या किसी अन्य मिलती जुलती चीज से करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि छात्र के दिमाग में नए और पुराने ज्ञान के बीच एक संबंध स्थापित हो सके, वह तथ्यों को आसानी से याद कर सके। समानता और असमानता दिखाकर ज्ञान को दिमाग में पक्का किया जाता है। इसका एक उदाहरण है, सूरदास की पंक्तियां पढ़ाने के बाद शिक्षक छात्रों को याद दिलाता है कि बच्चों, याद करो, पिछले साल आपने तुलसीदास की कविता में भगवान राम के बचपन का वर्णन पढ़ा था, जहाँ बालक राम भी आकाश के चंद्रमा को देखकर उसे मांगने की जिद करते हैं। सूरदास के कृष्ण भी बिल्कुल वैसे ही चंद्रमा मांग रहे हैं। तो इस तरीके से जो टीचर है उसने यहाँ पर तुलना के माध्यम से बच्चों का कंसेप्ट को क्लियर किया है, और इस घटना से बच्चे किसी भी कंसेप्ट को लॉन्ग टर्म तक याद भी रखते हैं। अगला है सामान्यकरण। यह इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक चरण है। जब छात्र तथ्यों को देख लेते हैं और उनकी तुलना कर लेते हैं, तो शिक्षक उन्हें एक निश्चित नियम, सिद्धांत या निष्कर्ष की ओर ले जाता है। सामान्यकरण का अर्थ है सीखी हुई बात से एक अन्य नियम निकाल लेना ताकि उसे याद रखना आसान हो जाए। स्मृति स्तर पर शिक्षक यह नियम खुद छात्रों को साफ साफ बता देता है और रटा देता है। इसका उदाहरण है, शिक्षक दोनों कविताओं की तुलना करने के बाद निष्कर्ष के रूप में सामान्य नियम बोर्ड पर लिखता है कि प्राचीन काल के हिंदी साहित्य में जब भी भगवान या बालक के बचपन के प्रेम, शरारतों और माता पिता के स्नेह का वर्णन होता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। अतः सूरदास और तुलसीदास दोनों ही वात्सल्य रस के सम्राट हैं। छात्र इस नियम को अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं।
अब है अनुप्रयोग या प्रयोग। यह इस प्रणाली का अंतिम चरण है। शिक्षक ने जो ज्ञान दिया और जो नियम निकलवाए, छात्र उनका उपयोग नए और अन्य उदाहरणों पर कर कर देखते हैं। इससे यह जांच हो जाती है कि छात्र ने ज्ञान को सही ढंग से अपने दिमाग में स्टोर किया है या नहीं। यदि छात्र नए तथ्यों पर उस नियम को लागू कर देते हैं तो मान लिया जाता है कि स्मृति स्तर का शिक्षण सफल रहा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास खत्म होने से पहले शिक्षक छात्रों को एक बिल्कुल नई और अपरिचित कविता की 2 लाइनें देता है। बताओ बच्चों, इस कविता में कौन सा रस है? छात्र अपने सीखे हुए नियम के आधार पर तुरंत उत्तर देते हैं, सर इसमें वात्सल्य रस है। शिक्षक खुश हो जाता है कि उसका पढ़ाया हुआ सफल रहा। अब हर्बर्ट के बाद है मॉरिसन का मॉडल। शिक्षण के स्तरों में मॉरिसन का मॉडल द्वितीय स्तर यानी बोध स्तर के नाम से जाना जाता है। एच से मॉरिसन ने इसे विकसित किया है। यह स्तर रटने से ऊपर होता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र को केवल तथ्य याद करवाना नहीं, बल्कि नियमों, सिद्धांतों और अर्थ को गहराई से समझाना है। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 5 क्रमिक चरण बताए हैं। हम समझते हैं। पहला चरण है अन्वेषण यानी खोजबीन करना। नया पाठ शुरू करने से पहले शिक्षक छात्रों के पुराने ज्ञान की जांच करता है। शिक्षक प्रश्नों या बातचीत के माध्यम से यह पता लगाता है कि बच्चों को पहले से कितना पता है। जैसे शिक्षक को प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है, वह सीधे परिभाषा नहीं रटवाएगा, बल्कि पहले बच्चों से पूछेगा, पौधों को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि वे अपना खाना कहाँ से लाते हैं? दूसरा है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। इस चरण में शिक्षक नए विषय की मुख्य सामग्री को छात्रों के सामने छोटे छोटे टुकड़ों में स्पष्ट और तार्किक क्रम में प्रस्तुत करता है। इस दौरान छात्रों की रुचि बनाए रखना और उनकी प्रतिक्रिया लेना जरूरी होता है। शिक्षक अब ब्लैक बोर्ड पर समझाता है कि कैसे पत्तियां सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाना बनाती है। वह इसका पूरा चित्र और सिद्धांत बच्चों के सामने रखता है यानी प्रेजेंट करता है। फिर आगे है आत्म सात्विकरण या परिपाक यानी गहराई से समझाना। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ छात्र सीखी हुई बात को खुद से जोड़ते हैं, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं या लैब में प्रयोग करते हैं। वे ज्ञान को अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं। इस चरण में शिक्षक केवल एक गाइड की भूमिका निभाता है और हर बच्चे की व्यक्तिगत मदद करता है। जैसे बच्चे अब खुद विज्ञान की किताब से उस टॉपिक को दोबारा पढ़ते हैं, आपस में चर्चा करते हैं या स्कूल के गार्डन में जाके पत्तियों को धूप में रखकर खुद समझने की कोशिश करते हैं कि प्रक्रिया कैसे हो रही है। अगला है संगठन संगठन या व्यवस्था या क्रमबद्ध करना, ऑर्गेनाइज करना। इस चरण में छात्र बिना किसी किताब या शिक्षक की मदद के अपने समझे हुए ज्ञान को अपने शब्दों में एक व्यवस्थित और तार्किक रूप से लिखते हैं। यहाँ छात्र की खुद की समझ की परीक्षा होती है। छात्र अब बिना किताब देखे अपनी कॉपी में प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और उसका एक सुंदर फ्लो चार्ट बनाते हैं। लास्ट है वाचन या अभिव्यक्तिकरण, बोलकर बताना। यह सबसे अंतिम चरण है। इसमें छात्र न तो कुछ भी सीखा इसमें छात्र ने जो कुछ सीखा और व्यवस्थित किया है उसे पूरी कक्षा के सामने बोलकर या प्रेजेंटेशन के माध्यम से दूसरों को समझाता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि छात्र ने विषय पर पूरी महारत हासिल कर ली है। छात्र ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा होता है और पूरी क्लास को एक शिक्षक की तरह समझाता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। यानी इस लेवल पर जो स्टूडेंट होता है वो इतना महारत हासिल कर लेता है कि वो खुद बोलकर सामने समझाने की योग्यता हासिल कर लेता है। अभी इसका थोड़ा सा वो देख लेता है मुख्य बिंदु। प्रतिपादिक पादक है मॉरिसन, स्तर है बोध स्तर, द्वितीय स्तर, और उसका क्रम है पहले खोज, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सात्विकरण, संगठन और लास्ट में वाचन यानी बोलकर बताना। उसके बाद है चिंतन स्तर। इसके मुख्य प्रतिपादक है हंट।
यह स्तर स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों के ऊपर होता है। इसमें छात्र केवल जानकारी याद नहीं करता या समझता नहीं, बल्कि वह समस्याओं का समाधान करना और आलोचनात्मक सोच विकसित करना सीखता है। हंट के अनुसार इस शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए 4 मुख्य चरण होते हैं। समझते। पहला चरण है समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना। शिक्षक छात्रों के सामने कोई रटी रटाई बात या सीधा उत्तर नहीं रखता। इसके बजाय वह बच्चों के सामने एक ऐसी वास्तविक उलझी हुई या चुनौतीपूर्ण समस्या खड़ी कर देता है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं होता। इससे छात्रों के मन में जिज्ञासा या तनाव पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शिक्षक कक्षा में आकर कहता है कि हमारे शहर में पीने के पानी की भारी कमी होने वाली है और अगले 5 वर्षों में भूजल पूरी तरह खत्म हो सकता है। अब आप बताइए कि हम इस शहर को इस आपदा से कैसे बचाएं। यानी इस लेवल पे जो स्टूडेंट होता है वो टीचर के सामने एक सिचुएशन और एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसका खुद से कोई सॉल्यूशन नहीं देता, बल्कि बच्चों को खुद सॉल्यूशन ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर है परिकल्पना का निर्माण। समस्या सामने आने के बाद छात्र खुद दिमाग दौड़ाते हैं। वे समस्या को सुलझाने के लिए अपने अपने दिमाग से कुछ संभावित उत्तर, नए विचार या अनुमान लगाते हैं। इन्हीं संभावित उपायों को वैज्ञानिक भाषा में परिकल्पना या टेंटेटिव सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका उदाहरण, छात्र सोचते हैं और अलग अलग उपाय सुझाते हैं। जैसे हम हर घर की छत पर रेन वाटर अनिवार्य कर सकते हैं। हम फैक्ट्रियों के गंदे पानी को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो परिकल्पना द्वारा सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करते हैं। फिर है थर्ड स्टेज, डेटा संग्रह और परीक्षण। छात्र केवल हवा में बात नहीं करते, वे अपने सुझाए गए उपायों को सच साबित करने के लिए सबूत, आंकड़े और जानकारी जुटाते हैं। वे इंटरनेट, लाइब्रेरी या लोगों से बात करके डाटा इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि उनका आइडिया काम करेगा या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, छात्र नगर निगम के आंकड़े निकालते हैं कि शहर में कितनी बारिश होती है और कितने घरों में छतें हैं। वे हिसाब लगाते हैं कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए तो सालाना कितने करोड़ लीटर पानी बचाया जा सकता है। लास्ट है परिकल्पना का परीक्षण और निष्कर्ष। अंत में जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर छात्र अपने विचारों का परीक्षण करते हैं। जो विचार सबसे सटीक और व्यवहारिक बैठता है उसे अंतिम निष्कर्ष या समाधान मान लिया जाता है। इसके आधार पर समस्या का एक ठोस हल तैयार हो जाता है। इसका उदाहरण है, छात्र पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर शहर के केवल 40% घरों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिया जाए तो अगले 5 साल में भूजल स्तर सुधर जाएगा और संकट टल जाएगा। यानी इसमें सबसे पहले टीचर प्रॉब्लम बच्चों के सामने रखता है, फिर बच्चे परिकल्पना द्वारा उसका कल्पना करते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढते हैं कल्पना के द्वारा। फिर थर्ड स्टेज पर जो स्टूडेंट ने जो कल्पना की होती है उसको चेक करते हैं और लास्ट में उसको फाइनल करते हैं, उसको अंतिम समाधान मान लिया जाता है। इसकी प्रकृति यह पूरी तरह छात्र केंद्रित होता है। इसमें शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक होता है, जबकि छात्र पूरी तरह सक्रिय रहता है। छात्रों में मौलिक सोच और सृजनात्मकता पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की क्रिएटिविटी देखी जाती है कि वो किस तरीके के सॉल्यूशन ढूंढता है। तो इसका सीक्वेंस एक बार दोबारा देख लेते हैं। समस्या की प्रस्तुति, परिकल्पना निर्माण, डेटा संग्रह और लास्ट में निष्कर्ष या मूल्यांकन। अब है किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं। कक्षा में छात्रों की उम्र के अनुसार उनके सीखने का तरीका बदल जाता है। यहाँ हम किशोर यानी कि 12 से 18 वर्ष और वयस्क एडल्ट 18 वर्ष से ऊपर शिक्षार्थियों की सभी विशेषताओं को समझेंगे। सबसे पहले हम समझें किशोर की विशेषताएं। किशोर शिक्षार्थी उस अवस्था में होते हैं जिसे मनोवैज्ञानिक
स्टेनली हॉल ने तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। इस उम्र में उनके शारीरिक और दिमाग में बहुत तेजी से बदलाव होते हैं। पहले हम उनकी शैक्षणिक विशेषताएं पढ़ते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर झुकाव। किशोर छात्र केवल सामने दिखने वाली चीज़ों को नहीं, बल्कि जो चीज़ें सामने नहीं हैं उनके बारे में भी पढ़ना और सोचना शुरू कर देते हैं। व्यावसायिक रुचि की शुरुआत। इस उम्र में छात्र अपने भविष्य और करियर को लेकर थोड़ा गंभीर होने लगते हैं। विविध रुचियाँ। उनके पढ़ने की रुचियाँ बहुत तेज़ी से बदलती हैं। कभी उन्हें विज्ञान अच्छा लगता है तो कभी कला या साहित्य। उनकी विविध रुचियाँ होती हैं। अब है उनकी सामाजिक विशेषताएं। सबसे पहले है समवयस्क समूह का प्रभाव। किशोरों पर उनके माता पिता या शिक्षकों से ज़्यादा उनके दोस्तों और हम उम्र के साथियों के विचारों का प्रभाव होता है। वे अपने दोस्तों जैसे कपड़े पहनना, वैसी भाषा बोलना पसंद करते हैं। पहचान का संकट। एरिक एरिक्सन के अनुसार इस उम्र में बच्चा समाज में अपनी एक अलग पहचान ढूंढता है। उसके मन में लगातार सवाल चलता है कि मैं कौन हूँ, समाज में मेरा क्या स्थान है। नायक पूजा। किशोर किसी न किसी मशहूर अभिनेता, खिलाड़ी, शिक्षक या क्रांतिकारी को अपना आदर्श मान लेते हैं और आंख बंद करके उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अब है उनकी भावनात्मक विशेषताएं। पहला है मूड में तेजी से बदलाव। शारीरिक और हार्मोनल बदलावों के कारण किशोरों की भावनाएं बहुत अस्थिर होती हैं। वे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी उदास या गुस्से में आ जाते हैं। स्वतंत्रता की चाह। वे अपने जीवन में बड़ों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। जब माता पिता या शिक्षक उन्हें टोकते हैं तो वे इसे अपनी आज़ादी में हमला समझते हैं। यानी उन्हें मतलब इस एज में जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा इंटरफेयर उनकी लाइफ में हो तो वो उनको पसंद नहीं होता, वो फ्रीडम चाहते हैं। डे ड्रीमिंग। किशोर खुली आंखों से सपने देखना बहुत पसंद करते हैं। वे अपनी कल्पना की एक अलग दुनिया बना लेते हैं जहां वे खुद को एक विजेता के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि अगर एग्ज़ाम में इनमें से कोई ऑप्शन आए तो ये सारी किशोरों की विशेषताएं हैं। संज्ञानात्मक विशेषताएं। तर्क और आलोचनात्मक सोच। वे किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं मानते। वे हर नियम के पीछे क्यों और कैसे का तर्क ढूंढते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन। जीन प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे यदि ऐसा होता तो क्या होता जैसी काल्पनिक परिस्थितियों पर विचार करने और उनका समाधान ढूंढने के योग्य हो जाते हैं। अब है वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं। वयस्क शिक्षार्थी पूरी तरह से परिपक्व होते हैं। नोल्स ने वयस्क शिक्षा के लिए एंड्रोगोजी शब्द का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार उनकी सीखने की विशेषताएं बच्चों से बिल्कुल अलग होती हैं। पहली शैक्षणिक विशेषता पहली है स्वायत्त और आत्मनिर्भर। वयस्क शिक्षार्थी अपनी पढ़ाई के लिए शिक्षक पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते। वे खुद तय करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कब पढ़ना है। अनुभव आधारित सीखना। वयस्कों के पास अपने जीवन का एक लंबा अनुभव होता है। वे कक्षा में सीखे जाने वाली किसी भी नई बात को अपने पुराने व्यवहारिक अनुभवों की कसौटी पर कसते हैं और तभी उसे स्वीकार करते हैं। अब है प्रासंगिकता और लक्ष्य उन्मुख। वे केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ते, वे वही विषय पढ़ना पसंद करते हैं जिनका उनके करियर, नौकरी या वास्तविक जीवन में कोई तुरंत व्यवहारिक लाभ हो। यानी यहाँ पे वही चीज़ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मतलब वयस्क पढ़ना चाहते हैं जो उनके लिए यूज़फुल हो, उनको रोजगार दिलाने में हेल्पफुल साबित हो सके। फालतू के मटेरियल की तरफ वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अब है सामाजिक विशेषताएं। स्थापित सामाजिक भूमिकाएं। वयस्कों के ऊपर समाज, परिवार और नौकरी की कई जिम्मेदारियां होती हैं। वे समाज में अपनी स्थापित भूमिका के साथ कक्षा में आते हैं। पारस्परिक सम्मान की चाह। वे कक्षा में शिक्षक से एक बच्चे की तरह डांट खाना पसंद नहीं करते। वे चाहते हैं कि शिक्षक उनके विचारों और उनके जीवन के अनुभवों का सम्मान करें। भावनात्मक विशेषताएं। स्थिर भावनाएं। किशोरों की तरह वयस्कों में मूड स्विंग्स नहीं होते। उनकी भावनाएं और विचार अत्यधिक स्थिर होते हैं।
आंतरिक अभिप्रेरणा। वयस्कों को पढ़ने के लिए किसी भारी इनाम, चॉकलेट या शिक्षक के डर की आवश्यकता नहीं होती। वे अपनी आंतरिक इच्छा, आत्मसंतुष्टि और करियर में तरक्की या ज्ञान की भूख के कारण खुद से प्रेरित होकर पढ़ते हैं। अब है संज्ञानात्मक विशेषताएं। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। वे आदर्शवादी या काल्पनिक विचारों की बजाय व्यवहारिक और यथार्थवादी समाधानों पर विश्वास करते हैं। समस्या केंद्रित। बच्चे विषय केंद्रित होते हैं, यानी वे पूरा विषय पढ़ते हैं। इसके विपरीत वयस्क समस्या केंद्रित होते हैं। वे केवल उसी हिस्से को गहराई से पढ़ते हैं जो उनकी किसी विशिष्ट समस्या को सुलझा सके। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक किशोर की परिस्थिति। एक 15 साल का छात्र हिंदी की कक्षा में बैठा है। शिक्षक देशभक्ति की कविता पढ़ा रहे हैं। छात्र कविता सुनकर अत्यधिक भावुक हो जाता है। वह भगत सिंह को अपना हीरो मान लेता है और घर जाकर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में चर्चा करता है कि हम सब मिलकर समाज को कैसे बदल सकते हैं, यानी समवयस्क समूह प्रभाव। अब है वयस्कों की परिस्थिति। आप स्वयं यूजीसी नेट पेपर 1 का यह लेक्चर पढ़ रहे हैं। आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। आप यहाँ किसी शिक्षक के डर से नहीं पढ़ रहे, बल्कि नेट परीक्षा पास करके प्रोफेसर बनने के अपने लक्ष्य के लिए पढ़ रहे हैं, यानी लक्ष्य उन्मुख और आंतरिक अभिप्रेरणा से। यदि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप उसे अपने पुराने अनुभवों से जोड़कर खुद समझने का प्रयास करते हैं, यानी आत्मनिर्भर और अनुभव आधारित सीखना। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन में सेल्फ डायरेक्टेड, प्रॉब्लम सेंटर्ड या एक्सपीरियंस एज रिसोर्स लिखा हो तो वह वयस्क विद्यार्थी की विशेषताएं हैं। और यदि सब्जेक्ट सेंटर्ड, एक्सटर्नल मोटिवेशन या आइडेंटिटी क्राइसिस लिखा हो तो वह किशोर शिक्षार्थी की विशेषताएं होंगी। एग्जाम में विशेषताओं के प्रकारों का गलत मिलान ढूंढने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे परीक्षा में लिख दिया जाएगा कि नायक पूजा किशोर छात्र की एक संज्ञानात्मक विशेषता है। यह कथन गलत है। नायक पूजा बुद्धि से नहीं बल्कि भावनाओं और समाज से जुड़ी है, अतः यह किशोर की भावनात्मक या सामाजिक विशेषता के अंतर्गत आती है, संज्ञानात्मकता के अंतर्गत नहीं। संज्ञानात्मक में केवल तर्क, अमूर्त सोच और परिकल्पना आती है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी विशेषता कौन सी कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।